Hello. Jyoti ma'am, can you hear me? Yes, I can hear you. Shall we start now? Mm, just a minute. Sure. भाई मैं लाइव कर भी दूंगा। Can you show my screen? Yes. Okay. Now you show PPT. लैंडस्केप में करવું પડશે તો કેવું ક્લિયર દેખાશે બતાવો. Pranavji, I'll give a brief introduction of yours and then you can start. Just a 1 minute. First, I say you show the PPT. Sure. Okay. Jyoti ma'am, you show the first page of PPT. Yes, I can see it. Okay. Okay. Now you start, ma'am. ओके, sure. नमस्ते मित्रों, मैं हूं ज्योति डोरा और भारतीय परवरिश योजना की ओर से आपका स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका शीर्षक है शिक्षा प्रगतिशील युग की आवश्यकता। और आज का हमारा टाइटल है एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और इस पर इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे श्री प्रणव देवलुक जी, who is the founder of Chanakya Institute of Engineering. It is indeed a privilege to have you, who are an awardee of education by Education Minister, for setting up a great institute at such an early age. Over to you, sir. Hello. વાઈફાઈ યુઝ થાય એનો પણ ડેટા જોઈએ. Hello. Yes, Pranav ji, we can hear you. Okay. Just 1 minute. Hello. Can you hear me? Yes, we can hear you, Pranav ji. ओके. आज हमारा साथ जुड़े हुए सभी पेरेंट्स एवं बच्चों का मैं गुजरात राज्य भावनगर डिस्ट्रिक्ट से मैं प्रणव देवलुक तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले जिन्होंने मेरा इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया, जो हमारे भारतीय परवरिश योजना जो है उसके प्रोग्राम डायरेक्टर और रीडर्स अड्डा के फाउंडर मिसेस ज्योति डेरा, जो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अभी के जो छात्र है, अभी के जो बच्चे हैं, वो सभी को हाल ही बहुत सारी गेम्स है, मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे गेम्स के एडिक्ट हो जाते हैं। तो वो सभी बच्चों को जो गैजेट के आदी हो गए हैं, वो सभी बच्चों को ये मैम उसकी जो लत है वो छुड़वा कर रीडिंग के जो फायदे हैं, वो रीडिंग के फायदे उसको समझाते हैं और एक बहुत ही बढ़िया नेक काम कर रहे हैं ज्योति मैम। तो उसका रीडर्स अड्डा का तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय परवरिश योजना जो है उसके प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और लास्ट बहुत टाइम से वो पूरे जो इंडिया के सभी स्टेट है, पूरे स्टेट से चुन चुन के हमारे जैसे टीचर को उनके आप सबके सामने लाने का एक बहुत ही बढ़िया उसने आयोजन किया है। उसके लिए मैं सबसे पहले ज्योति मैम का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ भारतीय परवरिश योजना
जो हमारे कास्ट के मिहिर भाई ब्रह्मभट्ट, हालांकि वो इंडिया में नहीं होकर भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो वो प्लान बना रहे हैं, इंडिया के छात्रों के लिए जो एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं, वो मैं मिहिर भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मिहिर भाई और उसकी पूरी टीम ने मिलकर आज भारतीय परवरिश योजना जो है उसका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट भारत में लॉन्च करने का आयोजन किया है। हम सब आशा रखते हैं कि उसका जो ये योजना है वो उसमें खूब सफलता प्राप्त करे। अगर उसकी जो ये योजना है उसमें वो सफल हुए तो बहुत सारे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा, और जो बच्चे जिसको जरूरत है, जिसको जो शिक्षा के हकदार है, भारतीय परवरिश योजना के थ्रू उसको उसका हक मिलेगा। तो इसके लिए मैं भारतीय परवरिश योजना के डायरेक्टर और प्रोग्राम डायरेक्टर मिहिर भाई ब्रह्मभट्ट और ज्योति मैडम का और उसकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज शिक्षक दिन है, यानी कि हमारा दिन है, तो शिक्षक दिन के पर्व पर उसने जो सभी शिक्षक को, सभी टीचरों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करके उसने जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ नया देने का जो सोचा है, उसके लिए फिर से मैं ये टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ उसने आज शिक्षक दिन के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मुझे एक गर्व महसूस करवाया, उसके लिए फिर से मैं मिहिर भाई और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम अपना जो सेमिनार है आज का, एजुकेशन के रिगार्डिंग जो सेमिनार है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का जो हमारा वीडियो वेबिनार है एजुकेशन इन द इंडियन कंटेंट्स, तो उसके ऊपर हम जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है। लेकिन सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है, ना ही उसमें पेरेंट्स को कुछ समझ आ रहा है, ना ही उसमें बच्चे को कुछ समझ आ रहा है। तो अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि शिक्षा का भारत में जो महत्व है उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो हमारे उसमें जो टॉपिक्स है, ठीक है, तो जो वेबिनार का जो टॉपिक्स है, स्टैटिस्टिक अबाउट लिटरेसी रेट्स इन रूरल एंड अर्बन इन इंडिया। दूसरा जो हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथोडोलॉजी, और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, यानी कि रीच। उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो ये आज के चारों टॉपिक मुझे दिए गए हैं, मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी वो आपको सही समझ में आ जाए, ऐसा पूरा प्रयत्न करूंगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है शिक्षा के संदर्भ में भारत, तो उसमें शहर और रूरल यानी कि ग्राम्य विस्तार को उसने एक दोनों में जो डिफरेंस है, लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस है उसको समझाने का मैं आप सबके सामने प्रयत्न करता हूँ। तो अभी का जो स्टेटस है कि सब जगह पर ऐसा होता है कि जो साक्षरता दर होता है, हमारा जो साक्षरता दर होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि साक्षरता दर का मीनिंग क्या है। साक्षरता दर का मीनिंग जो है वो ऐसा है कि अगर कोई भी कंट्री में 7 साल का बच्चा, यानी कि 7 साल की एज का कोई भी बच्चा है या 7 साल की एज का कोई भी व्यक्ति है, उसको एक लैंग्वेज पूरी तरह से लिखनी और पढ़नी दोनों आनी चाहिए। अगर 7 साल के किसी भी बच्चे को कोई भी एक लैंग्वेज लिखनी और पढ़नी दोनों आती है, तो उसका मतलब हमारा जो साक्षरता दर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारा साक्षरता रेट हाई होगा तो हमारा साक्षरता रेट का सीधा डायरेक्ट जो है वो इकोनॉमी से कनेक्टेड है। अगर साक्षरता दर हमारा हाई होगा तो हमारा जो इकोनॉमी रेट है वो भी हाई रहेगा। तो इकोनॉमी रेट और लिटरेसी रेट दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। साक्षरता रेट जो है
वो इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए हमारा इंडिया का जो लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर है उसका हाई रहना खूब जरूरी है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो अभी का जो साक्षरता रेट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी का जो साक्षरता रेट है वो रूरल जो है, ग्राम्य विस्तार जो है, उसमें 71% अभी का साक्षरता रेट है। और जो शहर जो है, अर्बन अर्बन एरिया जो है, शहर जो है, उसमें 86% है। रूरल में अभी का हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 71% है। और अर्बन में हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 86% है। अभी उसमें से हम डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल में। उसमें से अगर हम मेल और फीमेल में डिवाइड करेंगे कि उसमें से मेल कितने परसेंटेज है, फीमेल कितने परसेंटेज है, तो साक्षरता रेट जो है हमारा, उसमें मेल जो है वो 80% है और फीमेल जो है वो 60% है। तो कहीं ना कहीं कि फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो कम है, वो हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अभी वो फीमेल का जो इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, नया क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से, जिसके रिगार्डिंग हम अपना खुद का जो रूरल और अर्बन का साक्षरता रेट है वो बढ़ा सके। अभी फीमेल का जो 60% साक्षरता रेट है उसका मेन रीजन दो है। पहला है बाल मजूरी। आप सब जानते हैं कि आपके आसपास में 18 वर्ष के नीचे के बहुत सारे बच्चे, 18 वर्ष के नीचे के बहुत सारे बच्चे जो है, 18 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई की जगह बाल मजूरी पे लग जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है नाबालिग लगना, यानी कि बहुत छोटी एज में लड़की की शादी करवा दी जाती है जिसके कारण वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकती है। तो अगर ये दो मुद्दों पे, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन हम जो मुख्य टॉपिक है, एक बाल मजूरी और एक नाबालिग मैरिज, तो ये दोनों टॉपिक जो है, ये दोनों जो मुद्दे हैं उसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, जिसके रिगार्डिंग हम अपनी लिटरेसी रेट है उसको बढ़ावा दे सकेंगे। अगर देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में लिटरेसी रेट हाई करना है तो सबसे पहले वहां जितने भी बाल मजूर हैं वो सबको काम छुड़वा के अभ्यास के प्रति रुचि दिलवाना है, उसको अभ्यास पूरा करवाना है। ऐसा हम करवाएंगे, अगर ऐसा करने में हम कामयाब रहेंगे तो ही हमारा जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो हाई जाएगा। आप सब जानते हैं कि लिटरेसी रेट का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इकोनॉमी से है। अगर लिटरेसी रेट हमारा हाई रहेगा तो ही इकोनॉमी हमारी हाई रहेगी। जैसे ही लिटरेसी रेट हाई जाएगा वैसे इकोनॉमी हाई जाएगी। इकोनॉमी हाई जाने के सब जो रीजन है, उससे क्या क्या बेनिफिट है वो आप सब जानते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो आप सबको बता देना चाहता हूँ कि लिटरेसी रेट जो है, ठीक है, उसका मैंने आपको जैसे एक्सप्लेनेशन दिया कि इंडिया में रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो भी लिटरेसी रेट है उसका यहाँ पर आप मोबाइल में, आप मेरी पीपीटी थ्रू आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी जो ए है यहाँ का टोटल जो है वो लिटरेसी रेट बता रहे हैं 2001 से 2011 का, उसमें मेल का भी बता रहे हैं, फीमेल का भी बता रहे हैं। तो आप जानते हैं, जैसे देख सकते हैं मेल और फीमेल में फीमेल का काफी कम लिटरेसी रेट बता रहे हैं। यहाँ पर रूरल में भी फीमेल का काफी कम लिटरेसी रेट बता रहे हैं। अर्बन में थोड़ा हाई है लेकिन मेल के सापेक्ष में बहुत कम है। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा पहला टॉपिक है साक्षरता का दर अर्बन और रूरल में, तो वो दोनों में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो दोनों को बढ़ावा देने के लिए हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पहला है बाल मजूरी, दूसरा जो है वो है नाबालिग मैरिज। वो दोनों हमें जल्द से जल्द हो सके जागरूकता दिखाकर वो दोनों को रोकना पड़ेगा और उसके कारण ही हम हमारा जो लिटरेसी रेट है वो हाई कर सकेंगे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि जो पढ़ाने की पद्धति है वो दूसरा टॉपिक है। पढ़ाने की पद्धति में हम सब जानते हैं कि हर एक स्कूल में, हर एक स्टेट में पढ़ाने की पद्धति जो है वो अलग अलग रहती है।
तो आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो टीचिंग मेथड जो है उसमें हमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लाना है। अभी की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसमें थोड़ा आपको मैं डिटेल में बताना चाहूंगा कि अभी की जो हमारी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो जब आजादी नहीं मिली थी उससे पहले अंग्रेज जो है उसको कोई मालिक या कोई बड़ा एम्प्लॉय नहीं चाहिए था। उसको सिर्फ उसकी फैक्ट्री में काम करने वाला एक लेबर ही चाहिए था। तो उसके कारण उसने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम डेवलप की कि बंदा बचपन से ही किसी के गुलामी का आदी हो जाए। यानी कि अगर क्लास में बच्चा जाए तो बोले सिट डाउन तो सिट डाउन, टीचर बोले सिट डाउन तो सिट डाउन, टीचर बोले स्टैंड अप तो स्टैंड अप। तो ऐसे ऑर्डर फॉलो करने के आदि 6 कलाक 6 घंटे की स्कूल होती है और 6 घंटे की स्कूल में बच्चों को लगातार टीचर्स के ऑर्डर फॉलो करने के आदि बना दिए जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से अंग्रेजों को गुलामी चाहिए थे। तो उसने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया 6 घंटे की स्कूल, और उसमें पहले से ही डे डे 1 से लेके लास्ट तक सभी बच्चों को उसने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया कि उसको वो बाहर निकलकर उसको पता चल जाता है कि हमें बाहर निकलकर किसी एक की गुलामी करनी है। यानी अभी का जो बंदा है वो बाहर निकलता है तो नौकरी करता है तो बॉस की गुलामी करता है। ऐसे जिस तरह से उसने एजुकेशन सिस्टम डेवलप की वो लेबर के लिए डेवलप की थी। और हमारी सरकार ने आज तक, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2020 के अप्रैल महीने तक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। और इसके रिगार्डिंग हमें जब जब भी अगर बंदे बाहर मिलते हैं एजुकेशन सिस्टम पूरी करने के बाद, हमें जो भी बंदे बाहर मिलते हैं वो सिर्फ एक लेबर के रूप में ही मिलते हैं। बहुत कम बंदे होते हैं जो ऐसा जानते हैं कि ऐसा महसूस करते हैं कि हमें गुलामी नहीं करनी है। तो वो अपनी ओर से उसमें जो भी पढ़ा है, उसमें अंदर जो भी रुचि पड़ी है वो उसमें इंटरेस्ट दिखाकर कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन ऐसे 20% ही बच्चे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप की थी, हमारी सरकार ने उसमें कोई भी चेंजेस, हाँ पहले किए हैं अभी भी किए हैं, लेकिन जो बीच का बढ़ावा जो है वो कोई भी चेंजेस किए नहीं है। और इसकी ये एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग आज 4 वर्ष से लेके 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें 12% मनोवैज्ञानिक के कारण, उसका जो बीमारी के कारण 12% बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। 4% जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। 10% छात्र जो है उसको मेंटली हेल्थ इश्यू रहता है। तो ये सभी परसेंटेज 12%, 4%, 10%, ये सभी का अगर हम टोटल करें तो आप सबको शौक लगेगा, लेकिन ये जापान जो कंट्री है उसकी कुल पॉपुलेशन के समकक्ष हमारे जो यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम है वो जापान के कुल पॉपुलेशन जो है उसका समकक्ष बराबर है। तो आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो अगर आपको आज के आप अब तक आपको नहीं पता था, लेकिन आज ये वेबिनार अटेंड करके अभी की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अगर आपको समझ में आ गई, मैं आगे भी आपको बताना चाहूंगा कि अभी की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अगर आपको समझ में आ जाती है तो आगे आप अपने छात्रों को, अगर टीचर तो हर टीचर उसके छात्र आगे जाए वो इम्प्रूवमेंट करे उसी में हैप्पी रहते हैं। लेकिन अभी आप जो एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो समझ लेंगे, अभी की समझ लेंगे, तो आगे कहीं ना कहीं स्कोप है कि हम अपना लिटरेसी रेट बढ़ा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एजुकेशन की जब भी बात आती है, जब जब भी एजुकेशन की बात आती है तो हम सबसे पहले किसी एक कंट्री का एजुकेशन हमें देखना हो कि कौन सी कंट्री का सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें नाम आता है फिनलैंड। मित्रों आप एक बार आज का मेरे मेरे मुझे टाइम बहुत कम आप सबके साथ बातचीत करने के लिए मिला है, तो मैं यहाँ पर आज आप सबको मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आज जो मेरा जो टाइम है
और टाइम के थकी मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बता जाऊं कि जिसके कारण आप सब अपने जो बाकी का टाइम है उसमें आप मुझे जो आपको बताना है वो आप बता सके, वो आप घर पर ही देख सके। तो आज ही आप मेरा ये वेबिनार खत्म होने के बाद आप सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन सिस्टम इन फिनलैंड। अदरवाइज आप सर्च कीजिएगा हाउ टू रीच एजुकेशन इन फिनलैंड। तो आपको फिनलैंड की जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता चलेगी। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का लिटरेसी रेट हाई है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजन जो है आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम जो हाई है, वहाँ का लिटरेसी रेट हाई है, उसका रीजन क्या है, तो वो आपको यूट्यूब पर आप देख सकेंगे, यूट्यूब पर आप जान सकेंगे। तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां पर एक बात है कि वहां पर गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा है। वहां पर गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा है और उसके सापेक्ष में, गवर्नमेंट स्कूल के सापेक्ष में वहां पर प्राइवेट स्कूल बहुत कम है। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल वहां पर ज्यादा है। वहां की गवर्नमेंट जो है उसने एजुकेशन पर बहुत बड़ा बजट भी प्रोवाइड किया है। उसके सापेक्ष में हमारे यहाँ पर यानी कि इंडिया में प्राइवेट स्कूल ज्यादा है और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो कम है। तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकूंगा कि आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाए, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में मत डालिएगा। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो आपको एक बात बता देनी है कि इंडिया में प्राइवेट स्कूल ज्यादा है और गवर्नमेंट स्कूल कम है। गवर्नमेंट स्कूल में सब लोग अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ कुछ डिफिकल्टी, वहां पर टीचरों की कमी है। वहाँ के टीचर जो है वो पहले से भर्ती किए हुए हैं। हालांकि मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अभी की जो सिस्टम है उसमें अभी जो टीचर्स नए जो भर्ती होकर आ रहे हैं वो सब टीचर जो है वो सब टेट टाट जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं उसमें सब मिला के अभी जो टीचर्स नए भर्ती होकर आ रहे हैं वो बंदे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। लेकिन जो पहले के हैं उसमें गवर्नमेंट स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिपेंड करता है, वहाँ का जो टीचिंग सिस्टम होता है वो भी डिपेंड करता है। तो इसके कारण हम अपने बच्चे को प्राइवेट में दाखला दिलवाने का हम प्रयास करते हैं और हम सब ऐसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाके, हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाके कुछ नया सीखे। लेकिन आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जितना आप सबको मैं एक चौक बस्टर करके एक बढ़िया सा मूवी है, आप सबको मैं रिफर करना फिर से नोट करवाना चाहता हूँ कि आप आज दो तीन बातें जो है, अगर आपके पास पेन और कागज है तो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर सर्च करना है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम का लिटरेसी रेट क्यों इतना हाई है। दूसरा आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बढ़िया सा हिंदी मूवी है चौक बस्टर, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के बीच में कौन सा स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल क्यों बेटर है, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल दोनों स्कूल का डिफरेंट उसमें ही पता चल जाएगा। पुराने जो टीचर्स है उसमें अभी के जो टीचर्स है, हम सब लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराने टीचर से उसके पास बच्चों को नहीं पढ़ाना है, अभी के जो लेटेस्ट टीचर्स है उसके पास बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, उसको बहुत सारा ज्यादा पढ़ाई में ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है। जितना नॉलेज पुराने टीचर्स के पास है उतना नॉलेज अभी के जो नए टीचर्स है उसके पास नहीं है। उसके पास बहुत पुरानी स्ट्रिक होती है जिससे आपके बच्चे को, आप सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे से अभी का जो गवर्नमेंट जॉब जो है अभी के बच्चों को जितनी मिली है हमसे ज्यादा कहीं जॉब जो है वो पीछे की जो पीढ़ी है उसको मिली है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक आप आज अपना जो वेबिनार खत्म करने के बाद चॉक डस्टर मूवी में आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जो है वो आप देख लीजिएगा। अभी गवर्नमेंट स्कूल में दिक्कत क्या है, टीचर्स अच्छे हैं लेकिन सरकार जो है वो शिक्षा के पीछे बजट जब बाहर काटती है, बजट, तो हम बजट जब इंडिया का जब बजट डिक्लेयर होता है तो हम पहले क्या देखते हैं कि
कौन कौन से रेट कम हुए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि शिक्षा के पीछे गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है, कितना बजट दिलाया है, वो हम नहीं चेक करते। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जब भी कोई भी अगर बजट आए, ठीक है, तो आप जब भी बजट देखें, ठीक है, तो उसमें एक एक बात आप याद रख सकते हैं कि शिक्षा के पीछे गवर्नमेंट ने कितना बजट दिया है। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि हर साल इंडिया में शिक्षा के पीछे जो है वो 3 से 4% ही बजट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। उसके उससे ज्यादा बजट जो है वो डिक्लेयर नहीं होता है। अभी जो हमारा तीसरा टॉपिक है, उससे पहले पहुंचने से पहले अभी का जो स्कूल में जो भी हमारा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो है स्कूल में जो अभी टीचर वो भर्ती करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस से लेते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई शिक्षक बीच में से छुड़वा कर चले जाते हैं। तो एक जो ये जो टॉपिक है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हर स्कूल में जो टीचर्स है, ठीक है, वो टीचर्स अपने बच्चे को पूरा 1 साल पढ़ाए। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो भी टीचर्स है वो, अगर प्राइवेट स्कूल में आप एडमिट करते हो तो 9वीं कक्षा में आपके जो मैथ्स के टीचर है, बहुत कम ऐसा होता है कि जो 9वीं कक्षा में आपके बच्चे का जो मैथ्स का टीचर रहता है वो 10वीं में नहीं रहता है। और गवर्नमेंट स्कूल में जो बढ़िया बेनिफिट है वो ये है कि वहाँ के शिक्षक जो है, वहाँ के टीचर जो है वो परमानेंट है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका बच्चा पहली कक्षा से लेकर एंड तक पहुंचेगा, तब तक आपके बच्चे में क्या क्या त्रुटि है वो पूरी करने में वो पूरी तरह से एकजुट होकर आपके बच्चे के पीछे मेहनत करवाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि अपने बच्चे को आप कहाँ पर बिठाते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है इंडिया में कि अगर आंकड़े के मुताबिक हम देखें तो इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट तो सब स्टेट में बहुत बढ़िया आंकड़े डिक्लेयर करती है, गुणोत्सव के लेके सब अलग अलग उत्सव के लेके बहुत बढ़िया आंकड़े शो ऑफ करती है कि इतने बच्चे ने एडमिशन लिया। लेकिन मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बताता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे एडमिशन लेने के बाद 54%, ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा का दाखला होने के बाद, प्राइमरी एजुकेशन खत्म होने के बाद 54% बच्चे, यानी कि 3.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। ओनली 24% स्टूडेंट हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। तो इसमें हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन जो है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम बच्चे हो सके इतने बच्चे, अगर आपके आसपास में जितने भी बच्चे रहते हैं तो आप भी देख सकते हैं कि उसमें से किन किन लोगों ने पढ़ाई पूरी नहीं की है। तो अगर पढ़ाई बच्चा पूरी नहीं करेगा तो ही उसको नौकरी का या बाल मजदूरी का विचार आएगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे उसकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उसको उसका हायर एजुकेशन भी कंप्लीट करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम 90% भी ऐसा करने में सफल हुए तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो जरूर बढ़ जाएगा। हम उसमें आपका हमारा जो तीसरा टॉपिक है कि हम कब लिटरेसी रेट हाई करने तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम वहां तक तो ही पहुंच सकते हैं कि हम बाल मजदूरी बंद करवाए, नाबालिग विवाह बंद करवाए, बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करवाने के बाद उसका हायर एजुकेशन भी कंप्लीट करवाए। अगर हम उसमें सफल हुए, ठीक है, अगर हम उसमें सफल हुए तो ही हमारा जो लिटरेसी रेट है वो हम हाई कर सकते हैं। अब हमारा आज का जो चौथा टॉपिक है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारी जो अभी की एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम क्या क्या स्कोप इम्प्रूवमेंट के क्या क्या स्कोप है। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हाल ही में आप सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने अभी अभी एक नई शिक्षण नीति, ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी अभी एक नई शिक्षण नीति जो है वो लॉन्च की है, डिक्लेयर की है 2020 में। हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो हेड है रमेश पोखरियाल जी, उसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय नाम रख दिया है। और उसने जो जो नई शिक्षण नीति में बदलाव किए हैं, अगर देखा जाए तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो जो रमेश पोखरियाल जी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हालांकि उसका नाम अभी शिक्षण मंत्रालय है, तो शिक्षण मंत्रालय में जो नई शिक्षण नीति जो है, ठीक है, शिक्षण मंत्रालय में जो नई शिक्षण नीति जो है, એટલે शिक्षण मंत्रालय के द्वारा जो नई एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े, अभी तो ऐसा है कि इंडिया में तो ये कॉमन है कि जब घोषणा होती है कोई भी तो बड़ी ही होती है, ठीक है। तो ये जो नई एजुकेशन सिस्टम है उसका डिक्लेरेशन जिस तरह से हुआ है, अगर वो डिक्लेरेशन के मुताबिक अगर हम वो काम कर दिखाए, अगर सरकार वो काम करने में सफल होती है, तो मैं आप सबको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में इंडिया का लिटरेसी रेट हाई रहेगा। क्योंकि शिक्षण मंत्रालय के द्वारा जो नई शिक्षण नीति है उसमें जो फेरफार हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, ठीक है, उसमें आज से पहले यानी कि 2020 से पहले एक बार 1968 में और दूसरी बार 1986 में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए गए थे। तो अभी जो है, पहले बीएड जो है, टीचर्स जो बीएड करके अभी टीचर्स आते हैं, तो पहले जो बीएड है वो 1 साल का रहता था, अभी बीएड 2 साल का रहता है, क्योंकि टीचर्स को और इम्प्रूवमेंट की सरकार को ऐसा लगता है कि 2 साल अगर टीचर रहेगा बच्चों को पढ़ाने में, 2 साल का अभ्यास करेगा तो वो ज्यादा इम्प्रूवमेंट होकर आएगा, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अभी की जो स्कूल फॉर्मेट में पहले 10+2 हम सब जगह पर देखते हैं कि जो पहला का एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 यानी 10वीं, फिर 11, 12वीं, 12वीं के बाद आप जो भी राह ले सकते हैं वो आपको मिलेगी। तो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए जो हमारे हेड है शिक्षण मंत्रालय के रमेश पोखरियाल जी, उसने पब्लिकली सबके पास से, आप सबके पास से अगर किसी ने भेजा है तो वो बहुत अच्छी बात है, सबके पास से सलाह सूचन उसने मंगवाए थे। तो जिन जिन ने भी उसमें जो भी उसके विचार प्रकट किए हैं, उसके सबके एक, वो सबके जो विचार है उसके ऊपर से उसने एक नई शिक्षण नीति डेवलप की। पहले का जो फॉर्मेट रहता था वो 10+2 का था, और अभी का जो फॉर्मेट है वो 5+3+3+4 का है। तो पहले का फॉर्मेट जो है, अभी का जो फॉर्मेट है 10+2 का, वो हम भूल जाए और उसकी नई जो एजुकेशन सिस्टम है 5+3+3+4, अगर उसमें हम देखें तो पहले 5 साल जो है उसमें पहले 3 साल बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। आपका बच्चा 5 साल का जो है, ठीक है, उसमें पहले आप 5 साल पढ़ाएंगे, उसमें पहले 3 साल जो है वो आपके बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन, एलकेजी, यूकेजी, 10वीं सब दी जाएगी। उसके बाद 2 साल उसको पहला और दूसरा स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद के जो 3 साल है वो आपके बच्चे को तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद का जो 3 साल है वो आपके बच्चे को 8वीं कक्षा तक पढ़ाया जाएगा। अभी जो चेंजेस है ये 8वीं कक्षा तक ठीक है, 8वीं कक्षा के बाद के जो चेंजेस है वो बहुत बढ़िया किया है सरकार ने। जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो अगर ये करने में हम सफल हो गए तो सभी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट रहेगा।
अभी उसने ऐसा किया है कि पहले हम 10वीं के बाद डिसाइड कर सकते थे कि आगे हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, इंजीनियरिंग करना है, वो सब हम 10th के बाद डिसाइड करते थे। अभी जो है, अभी की नई जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 9वीं कक्षा से ही छात्रों को डिसाइड कर लेना है कि उसको आगे कौन से फील्ड में जाना है, और उसको जो फील्ड में जाना हो उसका उसको सिलेक्ट करना है, और आगे उसको उसकी ही शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात अच्छी जो है वो ये है कि 9वीं कक्षा में उसको 2 लेवल होते हैं, एक हाई लेवल है, एक लो लेवल है। अगर बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो वो हाई लेवल सिलेक्ट करेगा, अगर बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट नहीं है तो वो लो लेवल सिलेक्ट करेगा। तो जो ये लेवल सिलेक्शन का जी ऑप्शन है वो भी बहुत बढ़िया है। 9वीं के बाद हम सब जानते हैं कि अभी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो 9वीं और 10वीं कक्षा में हमें सब पढ़ाई आती है, हमें संगीत भी आता है, हमें स्पोर्ट भी पढ़ाने में आता है, हमें संगीत भी पढ़ाने में आता है, हमें पेंटिंग भी पढ़ाने में आता है, लेकिन उसके कोई भी मार्क कहीं पर भी काउंट नहीं होते हैं। आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट हो, मेडिकल हो, स्पोर्ट हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, वो सब में हम सब पढ़ाई करते हैं, टीचर भी आते हैं, हमें सिखाते भी है, सब करते हैं, लेकिन कहीं भी उसके जो मार्क्स है वो हम कहीं पर भी मेंशन नहीं करते हैं, हमने कहीं देखा नहीं है। लेकिन अभी का जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसा है कि सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि 9वीं कक्षा के बाद अगर कोई छात्रा 9वीं कक्षा के बाद अगर कोई छात्र सिलेक्ट करेगा कि मुझे स्पोर्ट में रुचि है, मुझे पेंटिंग में रुचि है, मुझे संगीत में रुचि है, तो उसको वो परमानेंटली पढ़ाया जाएगा, उसका वो सब्जेक्ट रहेगा, और और उसका जो सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स आएंगे उसको उसमें मार्कशीट में वो मार्क जो है वो मेंशन रहेंगे, और उसी के आधार उसको आगे वो फील्ड में जाने के लिए बढ़ावा मिलेगा। अब उसमें भी एक बहुत बढ़िया बात आई है कि वो जो मार्क है वो उसके टीचर तो देंगे ही, लेकिन टीचर के अलावा उसके जो मित्र है, छात्र साथी छात्र है, वो और पेरेंट्स दोनों भी उसका टैलेंट देख के पेरेंट्स और साथी छात्र को भी मार्क देने के लिए एलिजिबल किया है। तो वो बहुत बढ़िया बात है कि सिर्फ टीचर ही नहीं, पेरेंट्स और उसके साथी छात्र भी उसका टैलेंट देखकर कुछ मार्क दे सकेंगे, और वो सभी मार्क मिला के उसका मार्कशीट बनेगा, वो आगे के फील्ड में जाके देंगे, और वही जिसकी रुचि है, जो जहाँ पर जाना चाहता है वहां पर पहुंच सकेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया हमारे लिए नई शिक्षण नीति है। अभी सरकार एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे नए नए तरीके अपना रही है। उसमें एक दीक्षा पोर्टल करके सभी टीचरों के लिए, एक दीक्षा पोर्टल करके सभी टीचरों के लिए उसने ऐप बनाई है। उसमें टीचर जाके जस्ट 1 मिनट। ठीक है, हमारा पीपीटी का जो काम है वो यहाँ तक ही था। तो अब हम आगे जो है वो आपको यहाँ से ही लाइव होके ही बात करेंगे। तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके डिसाइड करेगी कि एजुकेशन में क्या क्या बदलाव करने हैं। फिर दूसरा जो बढ़िया चेंजेस है वो ये किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बढ़िया सा मैनेजमेंट से लेके सभी स्किल के जो कोर्स है वो कॉलेज में इंक्लूड करेंगे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे। फिर आप सबको बता देना चाहता हूँ कि
हायर एजुकेशन जो है उसका एक बॉडी बनेगा। अभी ऐसा था, पहले ऐसा था कि हायर एजुकेशन का अलग अलग स्टेट में अलग अलग बॉडी था। अभी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हायर एजुकेशन का एक अलग बॉडी बनेगा। और वो बॉडी जो है, पहले ऐसा होता है आईआईएम के लिए अलग बॉडी है, आईआईटी के लिए अलग बॉडी है, ऐसा नहीं रहेगा। अब एक ही बॉडी पूरे इंडिया में काम करेगी और वही सबका जो डिसीजन है, छात्रों के फेवर में जो भी डिसीजन है वो वही करेंगे। तो वो एक हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया प्लस पॉइंट है। उसके बाद हर एक कॉलेज में अभी जो 1 से लेके 10, 1 से लेके 12 तक का मैंने आपको बता दिया कि बच्चे 9वीं कक्षा में आके सिलेक्ट कर सकेंगे कि हमें कौन सी और जाना है। और दूसरी बात कि वो अपना लेवल सिलेक्ट कर सकेंगे, हमें हाई लेवल में जाना है, मीडियम लेवल में जाना है। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि पहले के हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उसमें ऐसा था कि अगर किसी ने कॉलेज में आके, कॉलेज के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है सरकार ने कि अगर हम कॉलेज में आके पहला साल हम पढ़ते हैं और फिर हम हमारा जो कॉलेज है वो ड्रॉप कर देते हैं तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर हम 2 साल कॉलेज करके ड्रॉप करते हैं तो हमें 2 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। हम 3 साल अगर हम कंप्लीट करते हैं और कॉलेज ड्रॉप करते हैं तो हमें 3 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। और हम 4 साल पूरे करते हैं तो हमें 4 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया, मैं कह सकूंगा कि बहुत बढ़िया डिसीजन है सरकार का। क्योंकि जिन जिन लोगों ने पहले के टाइम में कॉलेज बीच में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिसने कॉलेज बीच में ड्रॉप आउट कर दिया है और उसको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वो ऐसा कह नहीं सकेगा कि मैं कॉलेज करता था। वो ऐसा ही बोलेगा, अगर बंदा कॉलेज में आया है, 2 साल पढ़ाई किया है, कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो वो कभी इंटरव्यू में जाएगा तो ऐसा ही बोलेगा कि मैं 12th पास हूँ। अभी वो बंदा 2 साल अगर कॉलेज करता है, कॉलेज करने के बाद वो ड्रॉप कर देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो कहीं पर भी कह सकेगा कि मैंने 2 साल कॉलेज भी किया है और उसका उसके पास प्रूफ रहेगा। तो ये हमारे सबके लिए बहुत ही बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है। अगर रमेश पोखरियाल जी और शिक्षण मंत्रालय के द्वारा ये नई शिक्षण नीति जो है वो अगर कामयाब हो गई तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो हम उसमें आगे बढ़ाने में जरूर सफल होंगे। आप सभी यहाँ पर हमारे जो 4 टॉपिक थे आज के, लिटरेसी रेट, अर्बन और डिस्ट्रिक्ट, सॉरी अर्बन और रूरल में, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद वहां तक हम कैसे पहुंच सके और उसमें बदलाव। तो जो ये डीपली नॉलेज था वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है। लेकिन अभी जितने भी पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी को, वो पेरेंट्स को मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर इंडिया में ये सब तो सब प्रैक्टिकली बातें हैं, अगर हम वो कर सकेंगे तो ठीक है। लेकिन आपके बच्चे का एजुकेशन स्टैंडर्ड अप लाने के लिए आपको जो कुछ बातें जो है अभी लास्ट के जो 5 मिनट है वो आप सब ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि यही जो आप करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। आपको प्राइवेट में नहीं बिठाना है, गवर्नमेंट में नहीं बिठाना है, कुछ भी नहीं करवाना है। आपको नई एजुकेशन सिस्टम है वो भी अगर समझनी नहीं है तो ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, अगर वो आपने कर ली तो आपके बच्चे का रिजल्ट ऑटोमेटिकली हाई आएगा। इसका मैं प्रॉमिस, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हम अपने बच्चे को ऐसा ही मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने ही रहेंगे, तुम्हें अच्छे मार्क्स अगर नहीं मिले तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम उसको लालच देते हैं कि अगर तुम्हें 90% आए तो हम तुम्हें 2 व्हील दिलाएंगे, हम तुम्हें मोबाइल दिलाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक बात समझ लीजिएगा, बच्चे के रिजल्ट के लिए मेरा जो इंस्टीट्यूट है, मेरे इंस्टीट्यूट के थ्रू मैंने लास्ट 4 साल से मैं गुजरात टॉपर स्टूडेंट दे रहा हूँ। 7 स्टूडेंट जो है वो मेरे 10 आउट ऑफ 10 एसटी आए हैं। मैं सबके पेरेंट्स से मिला हूँ, किसी भी पेरेंट्स ने उसके बच्चे को ये नहीं कहा कि तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 ही लाने हैं। सब पेरेंट्स ने उसके बच्चों को इतना ही कहा कि तुम्हें जितना अच्छा लगे उतना ही पढ़ना है। ठीक है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चे के पीछे अच्छा रिजल्ट लाना हो तो उसके लिए 3 लोगों का एक होना बहुत जरूरी है। पहला है स्टूडेंट, दूसरा है पेरेंट्स और तीसरा है टीचर। अगर ये 3 लोग एक नहीं हुए
तो आप समझ लीजिएगा कि आपके बच्चे का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स एक हो गए। आप मैंने मैंने बहुत बार देखा है कि कई पेरेंट्स आते हैं, उसके बच्चे के सामने टीचर्स को डांटते हैं। आपको मेरे बच्चे को मारना नहीं चाहिए था, आपको मेरे बच्चे को ये नहीं करना। आप एक बात समझ लीजिए, आपके बच्चे के सामने अगर आप टीचर्स को डांटते हैं, इसका मतलब आपके बच्चे का टीचर को आप डिमोटिवेट करते हो और आपके बच्चे को आप मोटिवेट करते हो। मैं हमारी पेरेंट्स मीटिंग में भी कहता हूँ कि आपको टीचर्स को जो कुछ भी कहना है, आप उसका नंबर लीजिएगा, आप उसको पर्सनली फोन करके कीजिएगा, लेकिन टीचर्स के सामने आप बच्चा भी खड़ा हो, टीचर्स भी खड़ा हो, तो आप बच्चे के सामने टीचर्स को ऐसा ही बोले कि आप इसके साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं। आप उसके अच्छे एजुकेशन के लिए आपको जो भी ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। अगर एक बार ऐसा आपने आपके बच्चे के सामने पेरेंट्स और टीचर्स को बोल दिया, तो वो टीचर्स के लिए तो ठीक ही रहेगा, लेकिन बच्चे को पता चल जाएगा कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप जो गलतियां करते हैं, आप ऐसा करते हैं कि आपके बच्चे के सामने टीचर को आप डांटते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी टीचर आपके बच्चे का लो रिजल्ट लाने में नहीं मेहनत करेगा। कोई भी टीचर है वो आपके बच्चे का हाई रिजल्ट लाने में ही मेहनत करेगा, अच्छा रिजल्ट लाने में ही मेहनत करेगा। वो तो चाहता ही है। दुनिया में दो ही ऐसे प्रोफेशन हैं, एक मेडिकल और एक एजुकेशन। मेडिकल में डॉक्टर ऐसा चाहेगा कि मेरा दर्दी जल्दी से अच्छा हो, और एजुकेशन में टीचर ऐसा चाहेगा कि मेरे बच्चे बहुत सक्सेस हासिल करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई भी बच्चा जो है, ठीक है, वो आगे ना बढ़े। वो बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसको जो भी करना है वही करेंगे। तो अगर आप बच्चे के सामने टीचर को बोल देंगे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो टीचर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पास कई सारे छात्र हैं, लेकिन आपके पास आपका एक ही बच्चा है। आप जब भी आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, तो आप सिर्फ टीचर को एक बच्चा सौंपते हैं। याद रखो मेरी बात। हर पेरेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब जब भी कोई भी स्कूल में आपके बच्चे को एंटर करवाते हैं, तब आप स्कूल में सिर्फ बच्चा भेजते हैं। टीचर्स का काम है उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाकर स्कूल से बाहर निकालना। तो उसके लिए जो भी मेहनत करनी रहेगी वो टीचर्स करते हैं, और उसमें आप उसको सपोर्ट करें। अभी जो नई शिक्षण नीति है वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी की जो हालांकि कोविड-19 की जो महामारी है, ठीक है, वो कोविड-19 की महामारी के रिगार्डिंग अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो हम देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की कैसी धज्जियां उड़ी रही अभी। तो एक बहुत ही बढ़िया माइनस पॉइंट है हमारे पास। मैं पहले से एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ रहा हूँ, और अभी भी मैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ ही हूँ। मैं आप सब पेरेंट्स को, अगर मैं यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, आज ही मैं आपको आज ही का दाखला देता हूँ कि आज ही गुजकेट 2020 का गुजरात में जो रिजल्ट आया, सभी बच्चों को इतने कम मार्क्स मिले हैं क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा पढ़ नहीं सकेगा और ऑनलाइन में मोबाइल का आदी हो जाएगा। जिन जिन बच्चों को मैं मुझे अगर पूछा जाए कि कोविड-19 में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि जिन जिन बच्चों को व्हाट्सएप के बारे में मालूम नहीं था, जिन जिन बच्चों को फेसबुक के बारे में मालूम नहीं था, वो सबको व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारी गेम के बारे में मालूम हो गया, क्योंकि उसके पास मोबाइल आ गए। मोबाइल आपके बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी आप सब पेरेंट्स के सामने और हमारे टीचर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब भी स्कूल शुरू होगे तो उसको स्कूल में 8 साढ़े 8 घंटे बैठाना, और घर पर जाके भी वो पढ़ाई करे जैसे पहले करते थे बिना मोबाइल के, वो सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मेरी बात सही निकलेगी, मेरा अंदाजा सही निकलेगा, तो ऐसा भी होगा कि कई सारे बच्चे मोबाइल ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में भी आ जाएंगे। तो ऐसे में आप सब पेरेंट्स को मैं अभी से बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। मैं एक टीचर हूँ, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है,
मेरा खुद का स्कूल है, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन एजुकेशन के खिलाफ हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी बताया है कि इस साल को मैं सरकार से भी दरखास्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करता हूँ कि इस साल को ड्रॉप आउट ईयर डिक्लेयर कर दे, हो सके इतना जल्दी इस साल को ड्रॉप ईयर डिक्लेयर कर सके इतना जल्दी हो सके उतना कर दे, क्योंकि अभी आप सब जानते हैं कि सितंबर मंथ चल रहा है। अगर रेगुलर स्कूल शुरू होता है तो हम 12वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों का अभी तक 75% कोर्स कंप्लीट करवा चुके होते हैं। अभी आप जैसे कि अभी की जो परिस्थिति, अभी की जो सिचुएशन है, हालात को देखकर ऐसा लगता है कि नवंबर तक स्कूल खुलने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर नवंबर में स्कूल खुले तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ही हमें मिलेंगे। मार्च में सरकार जो है वो एग्जाम डिक्लेयर करेगी, तो 3 महीने में 1 साल का कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। आज के गुजकेट के रिजल्ट के आधार पर मैं इतना ही कहूंगा कि अभी का जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है बहुत खराब है। मैं नीट के छात्रों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया मेहनत कीजिएगा, बहुत सारा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि गुजकेट का पेपर भी हार्ड था और रिजल्ट भी हार्ड है। तो उसके उसके कई कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। रिजल्ट हार्ड है तो मेरिट कम निकलेगा, लेकिन अभी आप मेरी राय ले तो मैं आप सबको, पेरेंट्स को भी सलाह देना चाहूंगा, छात्रों को भी सलाह देना चाहूंगा कि हो सके तो ये ड्रॉप ले ले। 1 साल आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा खुद का स्कूल है, बहुत सारे स्कूलों को तकलीफ भी पड़ेगी, 1 साल बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर एक अच्छा टीचर होने के नाते मैं बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं कभी एक अच्छा टीचर नहीं कहलाऊंगा। तो एक अच्छा टीचर होने के नाते मैं आप सब पेरेंट्स को निवेदन कर रहा हूँ कि 1 साल आपके बच्चे को अगर आप ड्रॉप आउट दिलवाएंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप जो भी डिसीजन लें आपके बच्चे के हित में लें, ना कि स्कूल के हित में, ना कि इंस्टीट्यूट के हित में। अगर 1 साल स्कूल बंद रहेगा तो बहुत तकलीफ रहेगी स्कूल को, स्कूल के स्टाफ को, स्कूल के ओनर को, सबको तकलीफ रहेगी। मैं भी एक स्कूल चला रहा हूँ, मुझे भी पता है कि अगर 1 साल ड्रॉप आउट डिक्लेयर किया तो कितनी तकलीफ रहेगी, लेकिन वो तकलीफ से हम बाहर निकल सकते हैं क्योंकि हमें तो स्कूल चलानी है, लेकिन बच्चे ये तकलीफ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो आप सबको मेरा निवेदन है कि जो भी डिसीजन लीजिएगा वो आपके बच्चे के हित में लीजिएगा। हालांकि अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने बोला था कि अंग्रेजों के समय से ऐसी ही एजुकेशन सिस्टम है। अंग्रेज हमें एक लेबर ही चाहते थे, तो उसने ऐसी एजुकेशन सिस्टम डेवलप की। तो मैं आप सबको एक आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को आप मोबाइल, अभी आप सबके बच्चे के पास 90% बच्चे के पास अभी मोबाइल है। आपने उसको 10,000 का मोबाइल दिलवाया है, आपने उसको 15,000 का भी मोबाइल दिलवाया है, आपने उसको 20,000 का भी मोबाइल दिलवाया है, लेकिन मैं आप सबको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आपके बच्चे को 10,000 का नहीं 1 लाख का मोबाइल दिलवाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा 1 लाख के मोबाइल में कर क्या रहा है। वो एक बात आप सुन लीजिएगा। अगर आपको आपके बच्चे को आप मोबाइल दिलवा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, एजुकेशन के लिए अभी की टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मोबाइल बहुत जरूरी है। मेरे जितने भी छात्रों को 10 आउट ऑफ 10 एसपे 100 आउट ऑफ 100 जो लाए हैं, ठीक है, उसने कभी भी, उसके पास मोबाइल था ही। अभी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि हु इज गुजकेट टॉपर, हु इज नीट टॉपर, हु इज आईपीएस यूपीएससी जीपीएससी टॉपर, वो सबके पास मोबाइल है ही। टेक्नोलॉजी के बिना पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही एजुकेशन है, लेकिन टेक्नोलॉजी है तो आपके बच्चों को उसको यूज पूरी तरह से करना सिखाइए। आपके बच्चे मोबाइल में अभ्यास तो करते ही है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ और भी मोबाइल में क्या करते हैं? आपके बच्चे के मोबाइल में कितनी ऐप्स है? आप में से किन, मैं आपको एक ही प्रश्न पूछना, आप मनोमन उसका उत्तर दीजिएगा। आपके बच्चे के मोबाइल में, आपने उसको मोबाइल दिलाया, आपके बच्चे के मोबाइल में कितनी एप्लीकेशन है? कितने पेरेंट्स को पता है? किसी भी पेरेंट्स को पता नहीं होगा। आपका बच्चा व्हाट्सएप में लास्ट कितने बजे तक ऑन रहता है, कितने पेरेंट्स को पता है? किसी भी पेरेंट्स को पता नहीं है। आपके बच्चे के मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट्स है?
कितने पेरेंट्स को पता है? किसी भी पेरेंट्स को पता नहीं है। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आपका बच्चा यूट्यूब में क्या देख रहा है, आपका बच्चा गूगल में क्या सर्च कर रहा है, उसमें से किसी भी पेरेंट्स को 5 से 10% पेरेंट्स को ही पता है कि उसका बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है। तो ट्रस्ट कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके बच्चे के हित में ना हो। ठीक है, तो मैं आप सबको फिर से बता देना चाहता हूँ कि 2-3 बात जो है आज के पूरे वेबिनार की, वो फिर से पहले से लेके एंड तक मैं आपको एक छोटा सा हाईलाइट आपको वेबिनार का दे देना चाहूंगा कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है, वो उसके बिहाफ में आज मेरा जो सेमिनार था, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए हमें जो मुख्य 4 रीजन है, बाल मजूरी, नाबालिग मैरिज यानी कि छोटी उम्र में लड़की का विवाह जो होता है वो बंद करवाना है, बाल मजूरी बंद करवानी है, प्राइमरी एजुकेशन जो लोग पूरा नहीं करते हैं उसको प्राइमरी एजुकेशन पूरा करके हायर एजुकेशन जो पूरा नहीं करते हैं उसको हमें पूरा करवाना है, टीचर को, पेरेंट्स को, बच्चे को एक होना है, बच्चे को मोबाइल दिलवाए तो उसमें वो क्या करता है वो भी आपको जानना है। इस साल के लिए आपके बच्चे को हो सके तो 1 साल के लिए ड्रॉप आउट दिलवाना है, अगर नहीं दिलवाते हैं तो आपके बच्चे का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना है। कभी भी आपके बच्चे को आपको अच्छे परसेंटेज के लिए कोई ऑफर नहीं करनी है, आपको ऑफर करनी है कि आपका रिजल्ट जो भी आएगा मैं आपको ये दिलवाऊंगा। और हमेशा कोई भी रिजल्ट में आपको आपके बच्चे के साथ खड़ा रहना है। और लास्ट में नई एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं शिक्षण मंत्रालय के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर ये सफल हो गई, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आगे का समय। लेकिन अभी का जो समय है वो आप आपके बच्चे को बहुत ही, मैं आपको फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि अभी का जो टाइम है वो आप अपने बच्चे को ध्यान में रखें। और जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपके बच्चे एक मोबाइल के आदि ना हो जाए उसका ध्यान रखें। और इंडिया का जो एक बहुत ही अभी का जो सिस्टम है उसके रिगार्डिंग एक लास्ट बात कहकर मैं आज का जो वेबिनार है वो खत्म करता हूँ कि इंडिया में जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना है, हमें 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 ऐसा लगता है कि शिक्षा का मतलब नौकरी पाना है, वो बात गलत है। शिक्षा का मतलब ज्ञान देना है, शिक्षा का मतलब उन्नति पाना है। हम शिक्षा के प्रति बच्चों को, छात्रों को ज्ञान देते हैं, लेकिन सभी पेरेंट्स, सभी छात्रों को एक ही मकसद है कि हम पढ़कर अच्छी नौकरी ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक इंडिया में शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना है तब तक इस दुनिया में नौकर ही पैदा होंगे, याद रखिएगा। जब तक शिक्षा का मतलब इस दुनिया में नौकरी पाना है तब तक इस दुनिया में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। हमें मालिक पैदा करने हैं, इसलिए शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना मत रखिएगा। शिक्षा का मतलब उन्नति पाना है, शिक्षा का मतलब ज्ञान पाना है। और शिक्षा के प्रति, शिक्षा के थकी आपको जो ज्ञान मिला है वो आप अपनी जो भी रुचि है वहां पर इस्तेमाल करेंगे तो ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। फिर से मैं आप सभी का यहाँ पर मेरे साथ जितने भी लोग जूम एप्लीकेशन, फेसबुक के हर एक पेज के माध्यम से जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो पेरेंट्स, वो बच्चे और हमारे इंस्टीट्यूट के सभी छात्र, हमारे स्कूल के सभी छात्र, मेरे सभी जो फैमिली मेंबर्स है, वो सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज बहुत बड़ा दिन है, 5 सितंबर। मेरी जो लाइफ है उसमें मैं हमेशा ये दिन को याद रखूंगा कि आज के दिन भारतीय परवरिश योजना भाई श्री मिहिर भाई ब्रह्मभट्ट, मैडम ज्योति मैडम, दोनों ने और उसकी टीम ने आज के दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आज के दिन मैं ये फेसबुक, जूम के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुंचने में, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुंचने में जिन जिन ने भी मेरी पीछे जितनी भी मेहनत की है, मेरे वो सभी टीचर्स को मैं यहाँ से नतमस्तक वंदन करता हूँ। और मेरी लाइफ के जो सबसे बड़े गुरु है वो मेरे पिता, जो कि 2003-4 में वो भी उसको भी एजुकेशन मिनिस्टर के वरद हस्ते उसको भी बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। हालांकि अभी गत साल मुझे भी यहाँ पर भावनगर डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट इंस्टीट्यूट का एजुकेशन मिनिस्टर के पास से अवार्ड मिला है। तो मेरे लाइफ के सबसे बड़े जो गुरु हैं वो मेरे माता पिता, मेरा बड़े भैया, वो सब ने
मेरी यहाँ तक की जर्नी में मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है। मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन एजुकेशन के प्रति मैं जब जब भी बात करता हूँ तो मुझे गर्व होता है। आज के दिन जितने भी छात्रों ने मुझे टीचर्स डे विश किया है, वो सभी छात्रों को मैं जब याद करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। मैं एजुकेशन में आकर बहुत बड़े पैसे कमाने में और बहुत सारी वो हासिल करने में नहीं मिला हूँ, लेकिन हम हमको कोई एक मान की नजर से देखता है, सम्मान की नजर से देखता है, वही हमारा प्रॉफिट है। हमारे बच्चे हमसे भी आगे निकले, वो हमारा प्रॉफिट है। मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ कि हर शिक्षक को उसके दिल में उसके बच्चे के प्रति, उसके इंस्टीट्यूट के प्रति, उसके स्कूल के प्रति आदर हो, और हर शिक्षक उसका शिष्य जो है वो बहुत आगे बढ़े, ऐसी दुआएं करे, तो इंडिया में आने वाला जो समय है एजुकेशन का, वो बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि सभी जगह, बहुत जगह एजुकेशन का और कुछ स्कूलों का, कुछ इंस्टीट्यूट का फी रिगार्डिंग बहुत सारे हल्ले हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक कम्युनिटी में, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, हर एक सेक्टर में 10% लोग ऐसे होते हैं कि जिसके कारण वो पूरा फील्ड जो है वो उसे बदनामी झेलनी रहती है। लेकिन आज के दिन फिर से मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं वो उसकी लाइफ में खूब प्रगति करें। मेरी 1 घंटे के सेमिनार में मेरी किसी भी बात आप सबको अगर लग गई तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मेरा आज का ये वेबिनार अगर आपको किसी भी बात समझ में आ गई और मेरी ये बात का अगर आप में से किसी ने भी फॉलो किया तो मेरा आज का ये सेमिनार सफल रहा, ऐसा मैं मानूंगा। फिर से 2 बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम के बारे में यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, और चॉक डस्टर मूवी जो है वो एक बार देख लीजिएगा। आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा इंडिया का वो समझ में आ जाएगा। आप सबका तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा। मीर भाई ब्रह्मभट्ट भारतीय परवरिश योजना के थ्रू इंडिया के हर एक स्टेट में एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। हम सब भारतीय परवरिश योजना के पेज को बहुत सारी लाइक करें, बहुत सारी उसमें शेयर करें, तो ज्योति मैम और मीर भाई का हौसला जो है वो हम सब साथ मिलकर बढ़ाए। अगर आपको ज्योति मैडम का जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका भी एक रीडर्स अड्डा करके अगर कोई बच्चा गैजेट का आदी हो गया है तो उसका रीडर्स अड्डा के वो फाउंडर सीईओ है, उसकी जो डिटेल है वो भी आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। अगर मेरे पास से कोई ज्यादा जानकारी की आपको आवश्यकता है तो मेरा मोबाइल नंबर भी आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। आज से लेके 7 दिन तक एजुकेशन वीक के तौर पर भारतीय परवरिश योजना मना रहा है। तो मेरे जैसे हालांकि मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि मेरे से भी बहुत बड़े ज्ञानी आगे 5 दिन तक आपको इसी पेज पर इसी टाइम पर मिलेंगे। तो हर रोज आप आएगा, आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन के बारे में समथिंग न्यू जानने को मिलेगा, रोज मिलेगा। और लास्ट के दिन में यानी कि आखिर के दिन में हम सब एक साथ मिलके एजुकेशन के जो अलग अलग टॉपिक है उस पर डिबेट करेंगे। आपके भी जो कोई अगर सवाल रहेंगे तो उसके भी उत्तर देंगे। तो आज से लेकर 7 दिन तक आप भारतीय परवरिश योजना का जो इस पेज है उस पेज के रोज आएगा और हो सके इतना शेयर करेगा। मीर भाई ब्रह्मभट्ट, ज्योति मैडम और पूरी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ये पेज से मुझे लाइव देख रहे सभी की ओर से मेरे हर एक गुरु जी को और आप सबके गुरु जी को भी मैं वंदन करना चाहूंगा। आप सबका खूब खूब आभार।